मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि सन 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के कगार पे था, तो फिनलैंड ने सोवियत यूनियन के साथ मॉस्को आर्मिस्टिस नाम के एक संधि पर साइन किया, जिसमें कहा गया कि फिनलैंड नाजियों को निहत्था करके लैपलैंड से बाहर करे। जिसके बाद नाजियों ने दिल दहलाने वाली स्कॉर्चेड अर्थ टैक्टिक अपनाई और अपने रास्ते में आने वाली सभी सड़कों, पुलों, गाँव और कस्बों को बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ लैपलैंड से दूर जंगलों में आर्मी कोर्पी नाम के एक रिटायर्ड फिनिश कमांडो को दिखाया जाता है, जो अपने वफादार कुत्ते और एक घोड़े के साथ अपना सारा दिन सोने की खोज में पाइनिंग और माइनिंग में बिताता है। एक दिन नदी में उसे सोने का बहुत ही छोटा टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर कोर्पी बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कि अगर यहाँ पर सोने का ये छोटा सा टुकड़ा मिल सकता है तो आसपास जरूर ढेर सारा सोना होगा। इसके बाद कोर्पी अगले दिन से वहाँ पर जगह जगह गड्ढे खोदने लगता है, लेकिन उसे सोने का एक भी टुकड़ा नहीं मिलता है, जिससे वो बहुत उदास हो जाता है। शाम होने के बाद वो आसमान में बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को देखता है जो जंग लड़ने के लिए जा रहे थे। वो दूर से ही लड़ाई को होते हुए देखता है, लेकिन इनमें बहुत कम दिलचस्पी लेता है। सुबह होने के बाद वो फिर से गड्ढा खोदना शुरू करता है, जहाँ उसे गड्ढे में ढेर सारा सोना मिलता है। इतना सारा सोना देखने के बाद कोर्पी खुशी के मारे रोने लगता है। कोर्पी गड्ढे से सोने को टुकड़े टुकड़े करके निकालता है और अपने टेंट में रखकर पूरी रात उसकी रखवाली करता है, ताकि कोई उसे चुरा न सके। अगली सुबह कोर्पी सारा सोना एक बैग में रखकर उसे बेचने के लिए शहर की तरफ निकल जाता है। वो अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी जाने लगता है। कुछ घंटे चलने के बाद कोर्पी को रास्ते में नाजी सैनिकों का एक ग्रुप मिलता है, जिनके पास एक खतरनाक टैंक और किडनैप की हुई कुछ औरतों से भरा एक ट्रक होता है। उन औरतों का उल्फ नाम का एक सैनिक हमेशा फायदा उठाता रहता था। कोर्पी जब वहां से गुजरता है तो सभी सैनिक उस पर हंसने लगते हैं और उनका जनरल ब्रूनो कोर्पी को बड़े ध्यान से देखता है, लेकिन कोर्पी उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है। कोर्पी जब आगे बढ़ता है तो पीछे से वुल्फ उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन ब्रूनो उसे रोक देता है और कहता है कि हमें इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो अपनी मौत की तरफ जा रहा है। अब कोर्पी वहां से आगे बढ़ जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क के किनारे खंभों से लटके हुए कुछ लाश दिखाई देती हैं, जिनको नाजियों ने ही मारा था। कोर्पी यह सब देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है और आगे बढ़ता है। थोड़ा और दूर जाने के बाद उसे 4 और नाजी सैनिक एक ट्रक के साथ मिलते हैं, जो उसे देखते ही घोड़े से उतरने के लिए कहते हैं और उसके पास आकर उसके बैग की छानबीन करने लगते हैं। छानबीन करने के बाद उन्हें बैग से ढेर सारा सोना मिलता है और वो लोग कोर्पी से सोना और खुद को उनके हवाले करने के लिए कहते हैं। इसके बाद कोर्पी अपने कुत्ते को वहां से भागने के लिए कहता है और जब कोर्पी का कुत्ता वहां से भागता है तो उनमें से एक सैनिक उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन किसी तरह से वो सैनिक की गोलियों से बचता हुआ दूर निकल जाता है। इसके बाद कोर्पी को एक सैनिक दादाजी कहकर उसका मजाक बनाने लगता है और उसे गोली मारने वाला होता है। ये सब देखकर कोर्पी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अचानक अपना चाकू निकालकर उस सैनिक के सिर में घुसा देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। अब बाकी सैनिक कोर्पी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोर्पी उन सभी सैनिकों से हैंड टू हैंड लड़ने लगता है और एक एक करके 2 सैनिकों को जान से मार देता है। इसके बाद आखिरी सैनिक कोर्पी को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन कोर्पी उसके बाहों को मरोड़कर उसके ही बंदूक से उसके सर को उड़ा देता है। दूसरी तरफ ब्रूनो और अन्य सैनिक जब बंदूक की आवाज को सुनते हैं तो वे वहां पर जांच करने के लिए वापस आ जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ब्रूनो अपने सैनिकों की लाशों को देखकर बहुत हैरान होता है और जब उसे एक लाश की जांच करते समय सोने का एक टुकड़ा मिलता है तो वो समझ जाता है कि जिस बूढ़े आदमी को उसने देखा था ये सब उसी ने किया है और उसके पास ढेर सारा सोना भी है। इसके बाद ब्रूनो सोना पाने के लिए कोर्पी के पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद नाजियों को कोर्पी सड़क पे दिखाई देता है, जिसके बाद वे लोग कोर्पी के ऊपर टैंक से हमला करने लगते हैं। उनके हमले से बचने के लिए कोर्पी अपने घोड़े की स्पीड को बढ़ाता है और सभी शॉट से बचते हुए गलती से एक लैंड माइन फील्ड में आ जाता है, जहां पर नाजियों ने ढेर सारे लैंड माइन्स बिछाए थे। ब्रूनो जब ये सब देखता है तो वो अपने आदमियों से फायरिंग को बंद करने के लिए कहता है और हंसते हुए कोर्पी के माइन पर कदम पड़ने का इंतजार करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे आसानी से जीत मिल गई है। उधर कोर्पी अपने घोड़े पर बैठकर धीरे धीरे उस जगह को पार कर रहा होता है। तभी अचानक एक लैंड माइन्स पर घोड़े का पैर पड़ जाता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट में कोर्पी और उसका घोड़ा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और जब कोर्पी उठकर अपने घोड़े को देखता है तो उसे पता चलता है कि माइन ब्लास्ट होने से उसके घोड़े के चीथड़े उड़ गए हैं। कोर्पी अपने घोड़े को जब मरता हुआ देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है। नाजी सैनिक कोर्पी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखकर कोर्पी अपने सोने के टुकड़ों को उठाने लगता है। ब्रूनो जब ये सब देखता है तो अपने सभी गाड़ियों को रुकवा देता है और कोर्पी के सारा सोना उठाने का इंतजार करने लगता है, ताकि उन्हें सोना उठाने के लिए अपनी जिंदगी को जोखिम में न डालना पड़े। कोर्पी जब सारा सोना उठा लेता है तो ब्रूनो अपने सैनिकों से उसे गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन कोर्पी पहले से ही तैयार होता है और वो वहाँ पर ब्लास्ट करने के लिए सोने के साथ एक पत्थर उठाकर लैंड माइन्स पे फेंकता है। माइन ब्लास्ट होने से वहाँ पर चारों तरफ धुआं फैल जाता है और नाजी सैनिक जब फायरिंग करते हैं तो कोर्पी अपने पैनिंग प्लेट को शील्ड के रूप में यूज करता है।
कुछ मिनटों तक अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद ब्रूनो अपना एक सैनिक कोर्पी को देखने के लिए भेजता है कि क्या अभी भी वो जिंदा है। जैसे ही सैनिक कोर्पी की तरफ बढ़ता है तभी उसके चेहरे पर एक लैंड माइन आकर लगता है और माइन ब्लास्ट होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ब्रूनो 2 और सैनिकों को सड़क के किनारे से होकर कोर्पी को देखने के लिए भेजता है, लेकिन वो दोनों भी लैंड माइंस पर पैर रख देते हैं, जिससे उनकी भी मौत हो जाती है। कुछ देर के बाद जब वहाँ पर धुआं साफ हो जाता है तो इन्हें पता चलता है कि कोर्पी अब वहाँ से जा चुका है। इसके बाद ब्रूनो कोर्पी के पीछे जाने का फैसला करता है और रास्ते में बिछी माइंस का पता लगाने के लिए बंदी बनाई गई 2 महिलाओं को आगे भेजने का फैसला करता है। जिसके बाद वुल्फ सबसे ज्यादा डरी हुई एक महिला कैदी को चुनता है। तभी एनो नाम की एक कैदी उसकी जगह पर खुद जाने के लिए कहती है। इसी बीच ब्रूनो जब वहाँ पर जांच करता है तो उसे कोर्पी के कुत्ते का टैग मिलता है। फिर कुछ देर बाद टैंक के सामने बधे 2 महिलाओं के साथ नाजी सैनिक आगे बढ़ते हैं। ब्रूनो अपने एक साथी के साथ टैंक के अंदर बैठा होता है। तभी उनका जनरल ब्रूनो के साथी से रेडियो के माध्यम से कांटेक्ट करता है और कुछ ऑर्डर देता है। ब्रूनो का साथी उसे बताता है कि जनरल ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमें वापस मुड़कर फौरन फिनलैंड को छोड़कर सीधा नॉर्वे पहुंचना है। ब्रूनो जब ये सुनता है तो उससे कहता है कि क्या तुमने उन्हें बताया नहीं कि उसने हमारे 7 आदमियों को मार दिया है। फिर ब्रूनो का साथी उसे बताता है कि हाँ, मैंने उन्हें बताया है और उनके हिसाब से हम लकी हैं जो हम बच गए। वो बताता है कि डार्क टैक्स वाला आदमी एटॉमिक कोर्पी के नाम से जाना जाता है और वो फिनिश हिस्ट्री में सबसे खतरनाक कमांडो था। फिर वो बताता है कि जनरल ने हमें उससे दोबारा गलती से भिड़ने से भी मना किया है। वो बताता है कि विंटर वार में उसका घर और परिवार रूसी लोगों ने छीन लिया और बदले की आग में वो एक खूंखार सिपाही बन गया जो किसी की नहीं सुनता। वो बताता है कि फेन की सेना कई कोशिशों के बाद भी उस पर काबू न पा सकी, जिसके बाद उन्होंने उसे रूसी सेना से लड़ने के लिए अकेले ही वीराने में छोड़ दिया। वो बताता है कि अकेला ही कोई भी पूरी सेना के बराबर है, क्योंकि किसी रिपोर्ट ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन माना जाता है कि उस अकेले ने ही 300 रूसी सैनिकों की जान ली है और रूसी सेना ने उसे एक नाम दिया है, कोसाई, यानी कि कभी न मरने वाला। कोर्पी के बारे में ये सब सुनने के बाद भी ब्रूनो जरा भी घबराता नहीं है और वो अभी भी कोर्पी के पीछे जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वो लोग जंग हार रहे हैं और ये सब कुछ महीनों में ही खत्म होने वाला है। वो बताता है कि हमारे वापस लौटने के बाद हमें फांसी दे दी जाएगी और अगर हमें कोर्पी का सारा सोना मिल जाता है तो हम सोने को बेचकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। दूसरी तरफ कोर्पी नाजी सैनिकों से बचकर छुपता हुआ एक आदमी के साथ जले हुए ट्रक के पास पहुंचता है और खुद को कवर करने के लिए उसके पीछे लेट जाता है। वो अपने घाव पर मिट्टी को लगाता है और एक चाकू की मदद से अपने पैर में लगी गोली को निकालने लगता है। गोली निकालने की वजह से उसे बहुत दर्द होता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वहाँ पर अचानक कोर्पी का कुत्ता आता है जो दूर से ही उसे देखता रहता है। कुछ घंटों के बाद कोर्पी को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि नाजी सैनिक गंध सूंघकर उसको ढूंढने के लिए शिकारी कुत्तों और गाड़ियों के साथ उसकी तरफ ही आ रहे हैं। कोर्पी जब ये सब देखता है तो वो जले हुए ट्रक के नीचे छिप जाता है और नाजी सैनिकों के वहाँ से गुजरने का इंतजार करने लगता है। कोर्पी शिकारी कुत्तों और नाजियों से बचते हुए उनके एक ट्रक के नीचे जाकर लटक जाता है। कोर्पी जब देखता है कि कुत्ते उसको सूंघते हुए आ रहे हैं तो वो ट्रक के फ्यूल टैंक को अपनी चाकू से लीक करके फ्यूल को अपने बॉडी पर गिरा लेता है ताकि कुत्ते उसकी गंध को ना सूंघ सके। थोड़ी देर बाद एक सैनिक को फ्यूल टैंक के लीक होने की जानकारी हो जाती है, इसलिए वो ट्रक को रुकवा देता है। जैसे ही नाजी सैनिक ट्रक की तरफ बढ़ते हैं तो कोर्पी वहाँ से उनसे बचकर भागने लगता है। तभी एक सैनिक कोर्पी के पैर में गोली मार देता है, लेकिन गोली लगने के बावजूद भी कोर्पी रुकता नहीं है, जिससे ब्रूनो उसके पीछे कुत्तों को छोड़ देता है। कुत्तों को अपने पीछे आता देखकर कोर्पी अपने बॉडी में आग लगा लेता है, जिससे कुत्ते डर जाते हैं। इसके बाद नाजी सैनिक कोर्पी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी कोर्पी पास में ही मौजूद एक झील में कूद जाता है। ब्रूनो अपने आदमियों से कोर्पी के बाहर निकलकर सांस लेने तक इंतजार करने को कहता है, लेकिन कोर्पी बहुत देर तक पानी के बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि वो पानी के अंदर भी सांस रोकने में एक्सपर्ट था। बहुत देर के बाद कोर्पी अपना सिर पानी के बाहर निकालता है। तभी नाजी सैनिक उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और पानी में दिखाई देने वाले खून को देखकर उन्हें लगता है कि उन्होंने कोर्पी को मार दिया है। ब्रूनो अपने 3 सैनिकों को नाव में बैठाकर कोर्पी के सोने को ढूंढने के लिए भेजता है और जब वो झील के बीच में पहुंचते हैं तो एक सैनिक पानी के नीचे उतरता है। पानी में नीचे जाने के बाद सैनिक सोने को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से कोर्पी आकर उस सैनिक को चाकू से मार देता है। सैनिक के मरने के बाद पानी की सतह पर खून ही खून दिखाई देता है, जिसके बाद ब्रूनो दूसरे सैनिक को नीचे जाने के लिए कहता है और जैसे ही वो सैनिक नीचे जाता है सतह पर फिर से खून ही खून दिखाई देता है। ब्रूनो तीसरे सैनिक को भी नीचे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो सैनिक बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। क्योंकि जंग में पीठ दिखाकर भागना विश्वासघात के रूप में जाना जाता है, इसलिए वुल्फ उस सैनिक को गोली मार देता है। कोर्पी वहाँ से भागने के लिए उस सैनिक के बॉडी को कवर के लिए शील्ड के रूप में यूज करता है। नाजी सैनिक कोर्पी के ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन सभी गोली उसकी पीठ पर लदे सैनिक को लगती है और वो वहाँ से बचकर भाग जाता है।
कोर्पी के जाने के बाद वहाँ पर उसका कुत्ता आता है और कोर्पी को जाता हुआ देखकर भौंकता है, क्योंकि वो कोर्पी के साथ जाने के लिए झील को पार नहीं कर सकता था। कुत्ते को देखकर ब्रूनो को एक आइडिया आता है और वो कुत्ते को पकड़ लेता है। कुछ घंटों तक चलने के बाद कोर्पी पास में ही एक शहर के पास पहुंचता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि नाजियों ने उस शहर को जला दिया है। लगातार चलते रहने की वजह से वो बहुत थक चुका होता है, इसलिए वो एक जले हुए गैस स्टेशन के अंदर आराम करने के लिए रुक जाता है। कोर्पी अपने पैर में दर्द होने के बावजूद भी सोने की कोशिश करता है, जिससे उसे उस दिन का विजन आता है जिस दिन उसने अपने फैमिली को खो दिया था। कुछ देर के बाद उसे नींद आ जाती है, तभी उसे अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके कुत्ते के ऊपर नाजियों ने जलती हुई डायनामाइट की स्टिक को बांधा है। कोर्पी फौरन उस स्टिक को निकाल कर फेंकता है, लेकिन डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है और कोर्पी अपने कुत्ते के साथ दूर आकर गिर जाता है। डायनामाइट ब्लास्ट होने से कोर्पी बेहोश हो जाता है और उसके पास ब्रूनो, वुल्फ और शुट्स आते हैं और कोर्पी के गले में एक रस्सी बांधकर एक खंभे से लटका देते हैं। कोर्पी कभी भी एक शब्द नहीं बोलता है और अपने इतने बड़े दुश्मन की बहादुरी को देखकर शुट्स उसे अपने टोपी उतारकर सम्मान देता है। कोर्पी को फांसी पर लटकाने के बाद वे तीनों सोने से भरा बैग ले लेते हैं और ब्रूनो कोर्पी की जेब में एक सोने का टुकड़ा डालकर उसका मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद कोर्पी अपनी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए खंभे में लगी कील पर अपना पैर रख लेता है और दूसरे कील में अपने पैर के घाव को घुसा देता है, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है, लेकिन ऐसा करने से वो रात भर जिंदा बचा रहता है। कोर्पी का कुत्ता अभी भी उसके बगल में उसका इंतजार करता है और जब सुबह होती है तो गैस स्टेशन के पास में एक प्लेन लैंड करता है, जिससे खंभा नीचे झुक जाता है और कोर्पी नीचे जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद में 2 पायलट फ्यूल की तलाश में वहां पर आते हैं, जिनमें से एक पायलट की मुलाकात कोर्पी और उसके कुत्ते से होती है। कोर्पी का कुत्ता उस पायलट को देखकर भौंकने लगता है, जिसे सुनकर दूसरा पायलट उसे कोर्पी और कुत्ते को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो उन्हें गोली मारने से हिचकिचाता है। तभी अचानक कोर्पी उस पायलट के पैर पर लात मार देता है, जिससे वो पायलट नीचे गिर जाता है, जिससे उसका सर किसी चीज से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कोर्पी का कुत्ता अभी भी भौंकना बंद नहीं करता है, इसलिए दूसरा पायलट वहां पर जांच करने के लिए आता है। तभी पीछे से कोर्पी एक ईंट से उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। कोर्पी को लगता है कि अब उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है, इसलिए वो ब्रूनो के द्वारा उसके जेब में डाले गए सोने के टुकड़े को जमीन में दफन कर देता है। लेकिन उसी वक्त दूसरा पायलट हिलने लगता है, जिससे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। कोर्पी को जब पता चलता है कि दूसरा पायलट अभी भी जिंदा है तो वो एक प्लान बनाने लगता है और जमीन से सोने के टुकड़े को निकाल लेता है। इसके बाद कोर्पी उस पायलट को बांध देता है और अपने घाव से सभी गोलियों और मेटल के टुकड़ों को निकालने लगता है। कोर्पी को ऐसा करते हुए देखकर पायलट बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि कोर्पी अपने घाव को आग से दागता है और फिर से साफ करके उन्हें तार से सिल देता है। कुछ देर के बाद कोर्पी अपने कुत्ते को वहीं पर छोड़कर पायलट के साथ प्लेन से निकल जाता है। दूसरी तरफ नाजी सैनिकों को उनके रास्ते में क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सभी रुक जाते हैं। फिर उल्फ और शुट्स जब प्लेन के पास में जाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि प्लेन का पायलट मारा जा चुका है और उसके गले में वही रस्सी है जिस रस्सी से उल्फ ने कोर्पी को फांसी पर लटकाया था। अब नाजी सैनिक ये समझ जाते हैं कि ये उन्हें फंसाने के लिए कोर्पी की एक चाल है। ब्रूनो भी अब ये समझ जाता है कि कोर्पी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए अपने आदमी को तुरंत ही वहां से निकलने के लिए कहता है। वे सभी आगे बढ़ने लगते हैं और जिस ट्रक में बंदी औरतों को रखा गया होता है उसमें एक सैनिक दूसरे सैनिक से कोर्पी के बारे में बात करता है। तभी अचानक एनो हंसने लगती है और उन्हें बताती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जिस आदमी को हराने में 300 रूसी सैनिक मारे गए तुम उसे हरा पाओगे। वो बताती है कि कोर्पी वास्तव में अमर नहीं है, वो केवल मौत को चकमा देना जानता है। और फिनिश में उसके लिए एक शब्द है शिशु, जिसका कोई डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन यह अनिवार्य रूप से अटूट साहस और पक्का इरादा की एक शक्ति है। और जब सारी उम्मीद टूट जाती है तो शिशु प्रकट होता है। एनो उन्हें बताती है कि शिशु कभी हार नहीं मानता और बहुत जल्द ही वो तुम सभी को मार देगा। तभी अचानक एक सैनिक को कोर्पी मार देता है और जब दूसरा सैनिक ट्रक के बाहर झांकता है तो कोर्पी उसे ट्रक के नीचे फेंक देता है, जहां पीछे से आने वाला टैंक उसे कुचल देता है। एनो ट्रक में मरे हुए सैनिक का हथियार उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी वक्त ट्रक के अंदर कोर्पी आता है और सैनिक के हथियार को पहले ही पकड़ लेता है। इसके बाद कोर्पी जब देखता है कि वो लोग निर्दोष और पीड़ित हैं तो वो एनो को हथियार दे देता है। इसके बाद कोर्पी ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और ट्रक के ड्राइवर को चाकू से मार देता है। कोर्पी ड्राइवर के बॉडी को ट्रक से नीचे फेंक देता है ताकि एनो ट्रक को खुद ड्राइव कर सके। एनो ट्रक को टैंक के करीब लेकर जाती है ताकि कोर्पी उस पर कूद सके। उधर टैंक में मौजूद लोगों को जब शक होता है तो ट्रक से कैदी औरतें डेड बॉडी के हाथ से इशारा करवा के ये कन्फर्म करती हैं कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद एनो ट्रक को एक दूसरे ट्रक के पास लेकर जाती है जिसमें कई सैनिक मौजूद होते हैं। कैदी औरतें उन सभी सैनिकों के ऊपर गोलियां चलाकर मार देती हैं और एनो उस ट्रक के ड्राइवर को भी गोली मार देती है। ड्राइवर के मरने के बाद जैसे ही ट्रक सड़क से नीचे उतरता है तो टैंक में मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि उनके ऊपर कोर्पी ने हमला कर दिया है, इसलिए वो टैंक की स्पीड को बढ़ाकर वहां से भागने लगते हैं।
उधर कोर्पी टैंक के ऊपर पहुंच चुका होता है और वो अपने हथियार से टैंक के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देता है। तभी अचानक नाजी उसे टैंक से नीचे गिराने के लिए ब्रेक लगाते हैं। कोर्पी जैसे ही टैंक से नीचे गिरता है तो वुल्फ टैंक से बाहर आता है और वो कोर्पी के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन कोर्पी फिर से टैंक के ऊपर चढ़ जाता है और वुल्फ से हैंड टू हैंड लड़ने लगता है। एक दूसरे को मारते मारते वे दोनों टैंक से नीचे गिर जाते हैं और टैंक केवल ब्रूनो और सुट्स को लेकर चला जाता है। कोर्पी वुल्फ को बहुत मारता है, लेकिन वो उसे जान से मारता कि उससे पहले वहाँ पर एक बाइक पर 2 और सैनिक आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों कोर्पी को देखते हैं तो वो उसे पहचान जाते हैं और वहीं पर अपनी बाइक छोड़कर भाग जाते हैं। कोर्पी टैंक का पीछा करने के लिए बाइक को स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। कोर्पी के जाने के बाद वुल्फ को लगता है कि वो अब सेफ है, लेकिन उसी वक्त कैदी औरतें बंदूकों के साथ वुल्फ से बदला लेने के लिए वहाँ पर आ जाती हैं। उधर टैंक एक जगह पे जाकर रुक जाता है और ब्रूनो एक पायलट से मिलता है जिसके पास एक वर्किंग प्लेन होता है, लेकिन उसमें केवल एक ही आदमी के लिए जगह होती है। तभी ब्रूनो सुट्स को बिना हिचकिचाए गोली मार देता है और पायलट के साथ वहाँ से निकल जाता है। ब्रूनो जब नीचे की तरफ देखता है तो उसे कोर्पी बाइक पर दिखाई देता है। तभी कोर्पी प्लेन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और प्लेन के उड़ने से पहले प्लेन के विंडो को तोड़ देता है। कोर्पी अपने एक हथियार को ऊंचा करके प्लेन के ठीक नीचे से ड्राइव करता है, तभी प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। ब्रूनो जब नीचे देखता है तो उसे कोर्पी की बाइक दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि कोर्पी नीचे ही छूट गया है, लेकिन वास्तव में बाइक खाली होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कोर्पी अपने हथियार की मदद से प्लेन को पकड़ रखा है। कोर्पी जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो लगभग गिर जाता है, लेकिन वो प्लेन के एक पहिए को पकड़ लेता है और हथियार की मदद से बम वाले रूम में छेद करके घुसने की कोशिश करने लगता है। ब्रूनो को कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन प्लेन का पायलट उसे बताता है कि प्लेन पुराना होने की वजह से आवाज कर रहा है। ब्रूनो को पायलट की बात पर यकीन नहीं होता है और वो जांच करने के लिए जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो उसके ऊपर अचानक कोर्पी कूद पड़ता है और उससे लड़ने लगता है। क्योंकि कोर्पी बहुत ही घायल होता है, इसलिए ब्रूनो उस पर एकदम से हावी हो जाता है। ब्रूनो से मारते मारते बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि कोर्पी ना ही हार मान रहा था ना ही चीख रहा था। ब्रूनो एक हुक लगे रस्सी से उसे जोर जोर से पीटने लगता है। तभी अचानक कोर्पी उस रस्सी को पकड़ लेता है और हुक को बम से जोड़कर बम को प्लेन से रिलीज कर देता है। अब ब्रूनो भी बम के साथ नीचे गिरने लगता है और बम जैसे ही जमीन से टकराता है तो ब्रूनो भी उसी के साथ ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद कोर्पी आराम करना चाहता है, तभी अचानक प्लेन हिलने और नीचे गिरने लगता है। अब कोर्पी को पता चलता है कि प्लेन के पायलट को गोली लगी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद कोर्पी अपनी जान बचाने के लिए सोने के बैग को पकड़ लेता है और प्लेन के पिछले हिस्से में जाकर खुद को मजबूती से बांध लेता है। जैसे ही प्लेन जमीन पर एक दलदल से टकराता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसी बीच एक फिनिश यूनिट हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग एक जर्मन टैंक को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। हालांकि उस टैंक में एनो और बाकी कैदी औरतें होती हैं, जो वुल्फ को टैंक से बांध कर लाती हैं। दूसरी तरफ दलदल में कोर्पी को दिखाया जाता है, जो प्लेन के क्रैश होने के बावजूद भी बच गया होता है। उसके पास सोने से भरा बैग भी होता है। अब कुछ दिनों के बाद कोर्पी अपने कुत्ते के साथ नाजी बाइक से हेलसिंकी शहर में जाता है और एक बैंक के अंदर घुसता है। बैंक के अंदर उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वो सामने की एक मेज पर सोने के सभी टुकड़ों को गिरा देता है। कोर्पी सोने के टुकड़ों के बदले में बड़े नोट मांगता है और बताता है कि बड़े नोट को ले जाने में बड़ी आसानी होती है। और यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।